कभी सोचा है कि ग्राउंड एंड इंक्लाइन दोनों ही फ्रिक्शनलेस हो और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करे, तो क्या वेज का कोई एक्सेलरेशन होगा? और अगर होगा तो वेज पे बैठ के अगर ब्लॉक को देखते हैं तो ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? चलो देखते हैं। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एनएलएम स्यूडो फोर्स पर बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं। सवाल में दिया है कि ग्राउंड एंड इंक्लाइंड दोनों ही फ्रिक्शनलेस है और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है ना। तो वेज का क्या एक्सेलरेशन होगा और वेज पे बैठ के ब्लॉक को देखे तो ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। याद करो, जब ग्राउंड रफ होता था और वेज का मूव करना अलाउड नहीं होता था, उस समय हम लोग ब्लॉक का मोशन देखते थे कि ब्लॉक पे mg लग रहा, नॉर्मल लग रहा, mg का दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड एंड अलोंग इंक्लाइंड लेके नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा बोलते थे एंड बोलते थे कि mg sin थीटा की वजह से जो है ब्लॉक विल एक्सेलरेट ऑन इंक्लाइंड एंड mg sin थीटा अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास विल बी द एक्सेलरेशन g sin थीटा डाउन इंक्लाइंड आता था। लेकिन अब जो ये सवाल है इसमें सिचुएशन अलग है। इसमें ये जो सरफेस है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है ना, तो चांसेस है कि वेज भी मूव करेगा। अब फोर्सेस देखते हैं तो देखो, वेज लगा रहा है ब्लॉक पे, ये फोर्स नॉर्मल एंड ब्लॉक पे लग रहा है स्मॉल mg। एक्शन रिएक्शन पेयर से ये जो ब्लॉक है वो भी वेज पे लगा रहा है, ये नॉर्मल। ठीक है, वेज पे और भी फोर्सेस है, mg एंड ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग सिस्टम वेज को मानते हैं तो वेज पे जो फोर्सेस थे mg, ग्राउंड जो लगा रहा नॉर्मल ये, और ब्लॉक जो लगा रहा नॉर्मल ये, इस नॉर्मल का देखो दो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा है ना, एक इधर एंड एक इधर। जैसे कि ये एंगल है थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो देखो ये है परपेंडिकुलर, दिस विल बी थीटा है ना। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट आएगा n cos थीटा एंड n sin थीटा। अब ये जो n sin थीटा है इसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है ना वेज पे, तो ये वेज एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड में। ठीक है, अब देखो वेज पे जो फोर्सेस है उसको देखो, वर्टिकल में एन डैश जो ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा, और ग्राउंड नॉर्मल क्यों लगा रहा, क्योंकि mg एंड n cos थीटा इसको बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, तो एन डैश विल बी mg प्लस n cos थीटा है ना। एंड हॉरिजॉन्टल में बात करें तो हॉरिजॉन्टल में तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, वेज पे नेट फोर्स लग रहा n sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेज इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन भी अननोन है, ये नॉर्मल भी अननोन है अभी तो एक इक्वेशन मिला है, एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें नॉर्मल और a1 दोनों हो, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो पाएगा। अब एक बार विथ रिस्पेक्ट टू b, विथ रिस्पेक्ट टू वेज a को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर b है तो ऑब्जर्वर खुद को क्या देखता है हमेशा, रेस्ट पे। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b, vb माइनस vb विल बी 0, तो ऑब्जर्वर खुद को देखता है हमेशा रेस्ट पे। अब ऑब्जर्वर का कुछ एक्सेलरेशन है ना, तो ऑब्जर्वर जो है एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर पे बैठ के जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो स्यूडो फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, और स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स होता है अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे बी है ऑब्जर्वर, बी पे बैठ के अगर आप ए को देख रहे हैं तो ए पे स्यूडो फोर्स लगाएं, जो बी का एक्सेलरेशन था फॉरवर्ड में उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगाएं बैकवर्ड में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स विल बी मास ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखें। अब बी खुद को दिख रहा है क्या, रेस्ट पे, और बी को ए पे ये तीन फोर्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से मोशन होते दिखेगा। कैसे, देखो ए पे जो फोर्स लग रहा है उसको पैरेलल टू इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड में रिजॉल्व कर लें। तो देखो ये एंगल है थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस हैज़ टू बी थीटा क्योंकि ये भी 90 है ना। अब ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा है। अब फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एफ पी का कंपोनेंट इधर आएगा, एफ पी कॉस थीटा इधर की तरफ, एफ पी साइन थीटा, एफ पी कॉस थीटा, एफ पी साइन थीटा, और एम जी का इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट, एंड परपेंडिकुलर में एम जी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड फोर्सेस बैलेंस होते दिखेंगे। ठीक है, तो एफ पी साइन थीटा एंड नॉर्मल विल बी बैलेंस्ड बाई एम जी कॉस थीटा।
तो एफ पी साइन थीटा नॉर्मल विल बी बैलेंस्ड बाय एम जी कॉस थीटा। लेकिन अलॉन्ग द इंक्लाइंड बी पे बैठ के ए को जब देख रहे हो तो कुछ रिलेटिव एक्सेलेरेशन दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इधर फोर्स बैलेंस होते दिख नहीं रहा। तो नेट फोर्स अलॉन्ग इंक्लाइंड इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन रिलेटिव, ठीक है। अब देखो एफ पी का जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पुट करो और यहाँ पे भी पुट करो, तो हम लोगों के पास इक्वेशन ये आया जिसमें एन अननोन है एंड ए वन अननोन है। सिमिलरली एफ पी का वैल्यू जब यहाँ पुट किए हो तो एम ए वन, इसमें से एम एम और ये एम कट के हम लोगों को ए रिलेटिव का एक ये इक्वेशन मिला है। अब हम लोगों को रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ बी एज सीन बाय ए फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन पे आए, इसी इक्वेशन में ए रिलेटिव है तो पता चल रहा है ए वन चाहिए, ठीक है। और ए वन फाइंड करने के लिए अगर हम लोग देखें तो ए वन यहाँ है तो ए वन के साथ नॉर्मल भी अननोन है, तो नॉर्मल भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल अपने पास 3 इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है, बाकी ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखें तो हम लोगों के पास अननोन भी 3 है, ए रिलेटिव, नॉर्मल एंड ए वन, एंड इक्वेशन भी 3 है। अगर 3 अननोन है तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होता है अननोन्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम लोग के पास है तो 3 इक्वेशन। अब इस 3 इक्वेशन में देखो ए रिलेटिव चाहिए तो ए वन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ए वन जो है यहाँ है तो इसके साथ एन भी है, तो ए वन यहाँ है और यहाँ पे भी एन है, तो फर्स्ट 2 इक्वेशन में 2 अननोन है एन एंड ए वन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा के ए वन और एन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और फिर ए वन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए रिलेटिव का भी वैल्यू आ जाएगा। बी पे बैठ के ए का जो एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से एन का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे एम ए वन साइन थीटा, ठीक है। अब इस एन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए वन सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पुट कर दिया एन का वैल्यू। अब यहाँ से ए वन को कॉमन लिए, देखो कॉमन लेके एलसीएम लिए तो साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे साइन इंटू कॉस, देखो हुआ। अब जो है ए वन कॉमन लेके ये टर्म आए, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गए तो ए वन का वैल्यू ये आ गया जनरल फॉर्म में। आंसर टू दी सेकेंड पार्ट ये है एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक है। तो वेज का एक्सेलरेशन आ गया। अब इस ए वन को इस इक्वेशन में पुट करें थर्ड इक्वेशन में तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी वो आ जाएगा। तो देखो वैल्यू पुट किए हैं, जब ये यहाँ पुट किया गया है तो कॉस यानी यहाँ का कॉस मिला के कॉस स्क्वायर हो गया। बाकी जो ये जो क्वांटिटी है एलसीएम लेना पड़ेगा अभी, तो देखो जी साइन थीटा यानी यहाँ से जी साइन थीटा कॉमन लिए तो कुछ इस तरीके का टर्म जनरेट हुआ। अब एलसीएम लेके जब लिखोगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन का। बोलो बात है पक्की। इसी सवाल को फर्दर एनालाइज करें तो देखो ब्लॉक ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी वो तो डाउन द इंक्लाइंड आया है ना, लेकिन क्या ब्लॉक ए एक्चुअल में डाउन द इंक्लाइंड मूव कर रहा होगा? तो आंसर है नहीं। ग्राउंड से अगर देखोगे तो तुमको ना ये एक्सेलरेशन दिखेगा ना ये एक्सेलरेशन दिखेगा, ना वेज के बराबर एक्सेलरेशन दिखेगा, ना रिलेटिव एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का है विद रिस्पेक्ट टू वेज वो भी नहीं दिखेगा, तो रिजल्टेंट दिखेगा। क्योंकि रिलेटिव मोशन में हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यहाँ पे वेज को हम लोग बी बोले हैं और बी के रिलेटिव में एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड है, ये हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन चाहिए तो दिस एंड दिस, इस दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर सम इस दोनों का करके इधर की तरफ आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आएगा डिपेंडिंग ऑन इसका क्या मैग्नीट्यूड है और इसका क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसी को वेक्टोरियली अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें एक्सेलरेशन ऑफ ए को, तो देखो ए वन इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर की तरफ क्या मान ले वाई एक्सिस मान लें, तो ए वन जो है एक्सेलरेशन ऑफ वेज। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर मैग्नीट्यूड है लेटर से, इधर की तरफ ए का रिलेटिव टू बी। ये एंगल अगर थीटा है तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर से, है ना। तो देखो यहाँ पे एंगल है थीटा इंक्लाइंड से हॉरिजॉन्टल का एंगल। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आ गया ए आर कॉस थीटा एंड इधर की तरफ ए आर साइन थीटा, ठीक है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए आर कॉस थीटा आई कैप, नेगेटिव एक्स में है और ये नेगेटिव आई में, तो माइनस ए आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। एंड जो वेज का एक्सेलरेशन है दैट इज़ ए वन आई कैप, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो कुछ इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। फाइनली माइनस कॉमन ले लो, देखो आई कैप वाले टर्म्स को एक साथ कर दिए हो तो ऐसे हो गया अरेंज, जे का वैल्यू यहाँ आ गया और इसी में से माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो कुछ इस तरीके से रिलेटिव
इसी में से माइनस कॉमन ले लेते हो तो कुछ इस तरीके से जो है एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, इसी सवाल में अगर थीटा, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ वेज, ये सब वैल्यूज़ दिया होता और रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला जाता और हम लोग के पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया होता तो कैलकुलेट करना पड़ता हम लोग को, है ना। तो कैलकुलेट करने चले, मास का वैल्यू पुट किए, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5 यहाँ एंड साइन 37 3/5 यहाँ, स्क्वायर है, पुट कर दिए। अब इसको कैपिटल एम का वैल्यू भी पुट कर दिए, ठीक है, 2 kg। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो देखो ये 25 यहाँ पे है, 0.25 कट के यहाँ पे 1/100 आएगा, 12/100 0.12, ऐसे यहाँ पे देखो 25 और ये कटने के बाद यहाँ से 1/100 आएगा तो 9/100 विल बी 0.09। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है 0.09 सॉल्व करने पे फर्दर जो है इस फॉर्मेट में आया। देखो ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो क्लोज टू 9 आ जाएगा, है ना। और 9 के सबसे क्लोज में आंसर क्या है 9.2, तो इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी बातें अगले वीडियो में देखते हैं।